ईरान जिस कदर सुलग रहा है हर कोई देख ही रहा है। तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ी इलाकों तक सत्ता के खिलाफ गुस्से की आवाजें तेज होती जा रही हैं। हर तरफ एक ही नारा सुनाई दे रहा है, तानाशाही मुर्दाबाद। लेकिन ये कोई नई तस्वीर नहीं है। बीते 17 सालों में ईरान कई बार इसी मोड़ पर खड़ा नजर आया है। हर बार जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो दुनिया को लगता है कि शायद इस बार इस्लामी गणराज्य की नींव हिल जाएगी। लेकिन जैसे ही विरोध की धूल बैठती है, अयातुल्लाह का शासन पहले से भी ज्यादा सख्त और बेरहम होकर फिर मजबूती से खड़ा हो जाता है। आज वही सवाल एक बार फिर हवा में तैर रहे हैं कि आखिर ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या चाहिए। कैसे पता चलेगा कि देश उस निर्णायक बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से अब वापसी संभव नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी बार उठे जन आंदोलनों के बावजूद हर बार नाकामी ही क्यों मिलती है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और चलिए समझते हैं थोड़ा विस्तार से। असल में ईरान के इस्लामी शासन का इतने लंबे समय तक टिके रहना कोई संयोग या चमत्कार नहीं है। ये एक बेहद योजनाबद्ध, गहरी और निर्दय रणनीति का नतीजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ईरान के पास अपने ही नागरिकों को कंट्रोल करने और कुचलने के लिए सबसे व्यापक और प्रभावशाली सुरक्षा तंत्र मौजूद हैं। ये तंत्र सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डर, निगरानी और मानसिक दमन से चलता है। ईरानी सत्ता की असली ताकत उसकी पारंपरिक सेना नहीं है बल्कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और उसका अर्धसैनिक संगठन बासिज है। बासिज कोई नॉर्मल सुरक्षा बल नहीं है। ये समाज की नसों में फैला हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जहां आपका पड़ोसी, दुकानदार या कॉलेज में साथ बैठने वाला छात्र भी मुखबिर हो सकता है। बासिज का काम सिर्फ कानून व्यवस्था संभालना नहीं बल्कि इस्लामी शासन के दमनकारी मूल्यों की रक्षा करना है। जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो ये सादे कपड़ों में भीड़ के भीतर घुस आते हैं, आंदोलन के नेताओं की पहचान करते हैं और फिर हिंसक कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इनकी निष्ठा देश या संविधान के प्रति नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति होती है। इसलिए ये अपनी ही जनता पर गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटते। ईरानी सरकार का दमन अब सिर्फ मारने तक सीमित नहीं है बल्कि वो लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की रणनीति अपनाती है। मानवाधिकार संगठनों और जेल से रिहा हुए कैदियों की गवाहियां बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेलों में अमानवीय यातनाएं दी जाती है, लेकिन कई बार उन्हें हमेशा के लिए बंद करने के बजाय जानबूझकर रिहा कर दिया जाता है। जब वो टूटे हुए शरीर और डर से भरे दिमाग के साथ अपने मोहल्लों में लौटते हैं तो उनका हाल देखकर बाकी लोग सहम जाते हैं और यही डर सरकार का हथियार बन जाता है। संदेश साफ होता है, विरोध का अंजाम यही होगा। इसके साथ ही ईरान ने निगरानी का एक ऐसा जाल बिछा रखा है जो इंटरनेट बंद करने से कहीं आगे की चीज है। वहां हजारों साइबर जासूस तैनात हैं जो सोशल मीडिया पर हर पोस्ट, हर मैसेज और हर टिप्पणी पर नजर रखते हैं। असंतोष की छोटी सी चिंगारी को भी आग बनने से पहले कुचल दिया जाता है। यही वजह है कि कई आंदोलन शुरुआत में ही दम तोड़ देते हैं। अब सवाल यह है कि अगर वाकई ईरान में सत्ता परिवर्तन होना है तो क्या बदलना होगा। इतिहास और जानकारों का मानना है कि किसी भी क्रांति की सफलता की सबसे बड़ी शर्त सुरक्षा बलों का पाला बदलना होता है। जब तक बंदूक थामने वाले हाथ सरकार के साथ हैं तब तक सत्ता सुरक्षित रहती है। ईरान में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। IRGC और बासिज को इतने आर्थिक फायदे और विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो आखिरी तक शासन के प्रति वफादार बने रहते हैं। अगर नियमित सेना या पुलिस का बड़ा हिस्सा प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ा हो जाए या कम से कम निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, तभी सरकार सच में खतरे में पड़ेगी। ईरानी आंदोलनों की एक और बड़ी कमजोरी ये रही है कि उनके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं रहा। भीड़ सड़कों पर तो उतरती है लेकिन उसे दिशा देने वाला कोई चेहरा सामने नहीं आता। ऐसा नेतृत्व नहीं होता जो जनता, सुरक्षा बलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तीनों से संवाद कर सके। जब कोई ठोस विकल्प नजर नहीं आता तो बहुत से लोग मौजूदा खराब व्यवस्था को अराजकता से बेहतर मान लेते हैं। इसके अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी हालात निर्णायक होने चाहिए। 1779 की ईरानी क्रांति इसलिए सफल हुई थी क्योंकि तेल कर्मचारियों और व्यापारियों ने हड़ताल कर दी थी, जिससे सरकार की कमर टूट गई थी। आज भी जब तक तेल बिकता रहेगा और पैसा रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तक पहुंचता रहेगा, दमन चलता रहेगा। सरकार को सच में झुकाने के लिए अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करना जरूरी होगा। अगर पिछले 17 सालों पर नजर डालें ना तो तस्वीर साफ नजर आएगी। 2009 में ग्रीन मूवमेंट उठा जब विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद लोग सड़कों पर उतरे और पूछा गया, मेरा वोट कहाँ है।
ये 1979 के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था, लेकिन सरकार ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। ये आंदोलन मुख्य रूप से शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित रह गया। 2017 और 2018 में आर्थिक बदहाली के खिलाफ विद्रोह हुआ, जो छोटे शहरों और गरीब तबकों से शुरू हुआ। नारे लगे कि सुधारवादी हो या कट्टरपंथी, खेल खत्म हो चुका है। लेकिन बिना नेतृत्व के इस आंदोलन को दबाना सरकार के लिए आसान साबित हुआ। 2019 में पेट्रोल की कीमतों में 200% बढ़ोतरी ने देश को आग में झोंक दिया। ये सबसे खूनी प्रदर्शन था। सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 3 दिनों में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। 2022 और 2023 में महसा अमीनी की मौत के बाद जिन जियान आजादी का नारा गूंजा, ये आंदोलन महिलाओं और युवाओं की अगुवाई में चला और व्यवस्था परिवर्तन की मांग तक पहुंच गया। सरकार डगमगाई तो जरूर, लेकिन गिरी नहीं। कुछ वक्त पीछे हटकर उसने फिर से वही सख्ती शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि अगर कभी आयातुल्लाह की सरकार गिर भी जाती है तो क्या सब ठीक हो जाएगा? जानकार चेतावनी देते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद का दौर और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान का विपक्ष बिखरा हुआ है। राजशाही समर्थक, वामपंथी, MEK और जातीय अल्पसंख्यक, सबके एजेंडे अलग हैं। अचानक सत्ता गिरने पर टकराव और गृह युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड सिर्फ एक सैन्य बल नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक साम्राज्य है। उनके पास हथियार भी हैं और पैसा भी। सत्ता बदलने के बाद भी वो किसी माफिया या उग्र संगठन की तरह नई सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। इसके अलावा दशकों से दबा गुस्सा फूट सकता है, बदले की राजनीति शुरू हो सकती है और हिंसा का नया चक्र चल सकता है। ऊपर से ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही प्रतिबंधों और भ्रष्टाचार से खोखली हो चुकी है। उसे पटरी पर लाने में दशकों लग सकते हैं। अगर नई सरकार जनता की उम्मीदों पर जल्दी खरा नहीं उतर पाई तो अराजकता फिर लौट सकती है। यही वजह है कि ईरान आज सिर्फ उबल नहीं रहा, बल्कि एक बेहद खतरनाक दौराहे पर खड़ा है, जहां बदलाव की उम्मीद भी है और तबाही का डर भी।